जी, अब हमने जो बात करनी है प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करनी है। अब ये ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है, इंजेक्टेबल फॉर्म में, इम्प्लांट्स की फॉर्म में और इंट्रायूट्राइन सिस्टम की फॉर्म में। जैसे कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव को मैंने आपको बताया था कि पिल्स, पैचेस और रिंग की फॉर्म में अवेलेबल है। तो जो प्रोजेस्टेरोन ओनली मेथड है ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल है? ओरली पिल्स की फॉर्म में, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट और इंट्रायूट्राइन सिस्टम। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो ये होता है कि ये ना ओवुलेशन को सप्रेस करते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिपेंड कर रहा था कि प्रोजेस्टेरोन की डोज अंदर क्या है और उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। लाइक अगर आप इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन यूज कर रहे हो, इम्प्लांट यूज कर रहे हो, तो फिर उसका जो है ना ओवुलेशन को इनहिबिट करेगा, यानी उसका एलएच और एफएसएच को इनहिबिट कर देगा, रिलीज को, ओवुलेशन इनहिबिट हो जाएगी। और अगर जितनी भी प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो सारे के सारे एक और काम करते हैं कि सर्वाइकल म्यूकोसा को भी थिकन कर देते हैं, सर्वाइकल म्यूकोस को थिकन कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाता, उसकी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती। ये तो हो देखा हमने जनरल मेथड जो इंजेक्टेबल इम्प्लांट का था, और ये सर्वाइकल म्यूकोस वाला तो तकरीबन सब में ही होता है। अब बात करते हैं लिवोनोजेस्टिल इंट्रायूट्राइन डिवाइस की। ये अब कैसे वर्क करती है? ये वर्क करती है एंडोमेट्रियल की एट्रोफी करवा देती है, वहां पर इन्फ्लेमेशन करवा देती है और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और बाकी जो है उनका क्या है, ओवुलेशन को इनहिबिट करवा देते हैं, और ये सारे के सारे सर्वाइकल म्यूकस को थिक भी करते हैं। तो ये तीन आपने लाइन याद रखनी है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए। अब बात करते हैं जी पहले पिल्स की। तो जो पीओपी है यानी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स हैं, ये कंटिन्यूसली लेनी होती है। इनमें कोई पिल फ्री इंटरवल वाला चक्कर नहीं है, ये कंटिन्यूसली लेनी होती हैं। मीडियम डोज पिल्स होती हैं, जैसे वो लो डोज थी, ये मीडियम डोज पिल्स होती हैं। 99% साइकिल में ये ओवुलेशन को इनहिबिट कर देती हैं। लेकिन अगर लो डोज पिल्स लेंगे तो वो लेस देन वन हाफ ऑफ साइकिल, यानी वो 50% तक ही बस इनहिबिट कर पाती हैं। अच्छा, साइड इफेक्ट इनके क्या आ जाते हैं जी? इनमें इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, ओवेरियन फॉलिकल जो है ना उसके सिस्ट बन सकते हैं, और एक्नी हो सकती है। अच्छा, अगर आपने प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल को मिस कर दिया है तो वुमेन ने अब क्या करना है? उसने जो है ना वो कंटिन्यू करना है, जैसे उसका नॉर्मली पैक था उसको पूरा कंटिन्यू करना है, और उसके अलावा उसने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन यूज करनी है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करूं, अगर कंबाइंड वाली पिल मिस होती थी तो उसमें नेक्स्ट 7 डेज तक प्रिकॉशंस करनी होती थी, लेकिन यहाँ पर आपको नेक्स्ट 48 आवर्स तक प्रिकॉशंस करनी है। और दूसरा जो है ना वो ये करना है कि बाकी पैक को वैसे ही लेना है जैसे नॉर्मली वो ले रही थी। ठीक है। और अगर इस दौरान पिल फ्री इंटरवल जो था, यानी जब पिल मिस हो गई उस दौरान अनप्रोडक्टिव इंटरकोर्स हुआ है, तो फिर उसके लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी लेनी है। ठीक है, वैसा ही तकरीबन मैकेनिज्म है सारा। अब इम्प्लांट की बात करते हैं, तो इम्प्लांट, अच्छा अब इसमें ना मैं आपको डिफरेंट नेम जो बताऊंगी ना वो आपने याद रखने हैं, क्योंकि बाजू का क्वेश्चन ना सिर्फ वो नेम का बता के, जैसे वो कहेंगे नेक्स्ट प्लान का हमें बताएं वो कैसे एक्ट करता है। अब होगा वो सवाल बहुत आसान, क्योंकि वो तो सिंपली एक इम्प्लांट होगा, लेकिन हमें नेक्स्ट प्लान आता नहीं होगा, तो हम भी वो क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। तो आपने याद रखना है कि जो प्रोजेस्टेरोन ओनली इम्प्लांट होते हैं ना उनका नाम होता है नेक्स्ट प्लानन। ठीक है, इनमें प्रोजेस्टेरोन होता है, और ये जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्शन 3 इयर्स तक प्रोवाइड करता है। और आपको टेबल में भी मैंने बताया था कि जो इम्प्लांट होते हैं वो 3 इयर्स तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये होता है कि शुरू शुरू में ये 60 से 70 माइक्रोग्राम पर डे तक का प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं, और 3 ईयर में एंड तक आते आते 25 से 30 पर पहुंच जाते हैं, बट स्टिल ये कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट प्लान होता क्या है? फ्लेक्सिबल सा रोड होता है, मैच स्टिक जितना इसका साइज होता है, और इसको इम्प्लांट किया तो उसका मतलब इसको इम्प्लांट करना है ना बॉडी में, तो उसको सब डर्मली इम्प्लांट किया जाता है 8 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एपिकोंडाइल, यूजुअली ऑन द नॉन डोमिनेंट आर्म। यानी अगर राइट आर्म वो ज्यादा अपना राइट हैंड यूज करती है, तो फिर लेफ्ट आर्म पे उसके 8 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एपिकोंडाइल इसको इम्प्लांट कर देना है, इसको इंसर्ट कर देना है सब डर्मली। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया में इसको इंसर्शन करते हैं। उसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कि ये जो है ना इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेरियम भी होता है। ये बेरियम इसलिए ऐड किया होता है कि इसको एक्सरे में विजुअलाइज किया जा सके, इसकी पोजीशन को देखा जा सके, और बाजू का ना ये डिस्प्लेस हो जाती है, डीप चली जाती है, तो उस केस में इसको अल्ट्रासाउंड प्रोब की मदद से भी देखा जा सकता है। और ये जो इंसर्ट किया जाता है ना सबडर्मली, तो ये नजर तो नहीं आता, बट ये पाल्पेबल होता है, यानी फीमेल इसको पाल्पेट कर सकती है। तो जब ये पाल्पेबल ना रहे, उसको समझ ना आए कि किधर चला गया, डीप चला गया, तब अल्ट्रासाउंड करके इसको फिर देखा जा सकता है और निकाला जा सकता है। एज सच कोई रूटीन फॉलोअप नहीं रिक्वायर होता, लेकिन जब रिप्लेसमेंट करनी है डिवाइस की, या जब फीमेल कहेगी मुझे रिमूव करना है, तब उसको फिर डॉक्टर के पास आना पड़ता है। स्टेडी लो डोज ये प्रोजेस्टेरोन की रिलीज करता रहता है, और फर्टिलिटी जो है वो इमीडिएटली रिस्टोर हो जाती है। जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे तो फिर फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाएगी। रिवर्सिबल मेथड है नहीं ये सारे। आगे आ जाता है जी प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल। ये मोस्ट कॉमनली यूज इंजेक्टेबल जो है वो है जी इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, जिसको डीपो प्रोवेरा कहते हैं। इसमें मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट होता है। ये मोस्ट कॉमनली यही वाला जो है ना वो डिपोप्रेवा जो है वो प्रोवेरा जो है वो यूज किया जाता है। इसको जो है ना वो सबक्यूटेनियसली भी लगाया जा सकता है। सबक्यूटेनियसली अगर इसको लगाएंगे तो उसको सियाना प्रेस कहते हैं, और अगर इसको इंट्रामस्कुलरली लगाएंगे तो डिपो प्रोवेरा कहेंगे।
सियाना प्रेस जो है वो 104 mg का होता है, जो डीपो प्रोवेरा है वो 150 mg का होता है। ये चीज़ याद रखनी है। दोनों का तकरीबन एक जैसे फीचर, एक जैसा मोड ऑफ एक्शन है कि दोनों ने ओवुलेशन को इनहिबिट करना है, एफिकेसी भी सेम है। अब मैंने आपको इसका ड्यूरेशन बताया था कि जो प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल है, हमने टेबल में देखा था इसका ड्यूरेशन जो है ना वो 14 वीक्स का होता है। तो 12 से 14 वीक्स के बाद दोबारा से इसको जो है ना वो इंजेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, अब वो बता रहा है कि जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, क्योंकि वो इजीली मतलब सबक्यूटेनियस लगाने आसान है, पेशेंट खुद भी लगा सकता है और सेल्फ एडमिनिस्टर करा सकते हैं, या ज़्यादा जो ट्रेनर्स हैं वो आसानी से लगा सकते हैं, तो इसीलिए उनका जो है यूज़ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैकेनिज्म और एफिकेसी दोनों की सेम है। चलें, उसके बाद वो बात करते हैं जी जो प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल है, ये वाहिद ऐसे हार्मोनल मेथड है कि ये फर्टिलिटी रिटर्न को डिले कर सकते हैं, यानी ये इंजेक्ट करना छोड़ भी दें तो कुछ देर लग सकती है फर्टिलिटी वापस आने में, और कुछ केसेस में तो 1 ईयर तक का टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं होता कि ये मुकम्मल तौर पे इम्पेयरमेंट कर दे फर्टिलिटी की, फर्टिलिटी वापस आ जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए ये मेथड इनअप्रोप्रिएट है वुमेन के लिए जिनको सिर्फ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, ठीक है, उनमें फिर हम ये नहीं देते। अच्छा, अब इनसे एसोसिएटेड उसने एक साइड इफेक्ट बताया कि ये जो इंजेक्टेबल है ना, ये वेट गेन करवा सकते हैं, वरना पहले हमने जितनी भी हमने कंबाइंड पिल्स देखी हैं, हमने प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स देखी, उनका साइड इफेक्ट में हम ज़्यादातर ब्लीडिंग, हेडेक और यही चीज़ें देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि ये जो इंजेक्टेबल है ये वेट गेन करवा सकते हैं और ये लॉस ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी भी करवा देते हैं। लेकिन ये जो लॉस ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी है ये रिवर्सिबल होता है, और वुमेन को एडवाइस करना चाहिए कि जो है ना ये सच फ्रैक्चर्स तक नहीं बात चली जाती कि ओस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स हो, इतना नहीं डेंसिटी गिर जाती। और दूसरा ये रिवर्सिबल होती है, जैसे ही आप ये पिल्स लेना बंद सॉरी इंजेक्टेबल लेना बंद करेंगे तो ये वापस आ जाएगी डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, एक उन्होंने एंड पे बात करी, वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, वो देख लेते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ना WHO ने देखा है कि जो हाई ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की जिन इलाकों में प्रेवलेंस है ना, एचआईवी जिन इलाकों में मौजूद है, उनमें वहाँ से रिपोर्ट आई है कि जो वुमेन डिपो प्रोवेरा यूज़ करी है ना, उनमें ज़्यादा ट्रांसमिशन और ज़्यादा वायरस आ रहा है एज़ कम्पेयर टू वुमेन जो दूसरे मेथड यूज़ कर रही हैं। तो फिर जो है ना वो इस पर उन्होंने कहा रिसर्च वगैरह की, और अब जो है ना वो WHO ने ये कहा है कि ये सेफली यूज़ की जा सकती है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई को इंसिडेंस ही हो सकता है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एचआईवी किसी इलाके में है या हाई रिस्क है एचआईवी का, फिर भी वुमेन सेफली ये इंजेक्टेबल यूज़ कर सकती है। चलें आगे आ जाते हैं जी कि कंडोम भी साथ यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये एसटीआई से बचाते हैं। प्रोजेस्टेरोन रिलीज इंट्रायूट्राइन सिस्टम, ये जो सिस्टम है ना इंट्रायूट्राइन सिस्टम, इसमें इंट्रायूट्राइन डिवाइस रखी जाती है। प्रोजेस्टेरोन लीवोनोर्जेस्ट्रल और लीवोनोर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम को मेरिना कहते हैं। ये हम उस चैप्टर में भी देखे हैं जिसमें हमने हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पढ़ी थी कि ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का बहुत अच्छा जो है ना वो एक ट्रीटमेंट है। ये 5 ईयर तक कॉन्ट्रासेप्शन दे देती है। और जो एक और इसकी टाइप है जिसको जेडास उसने कहा, ये स्काइला कहा हुआ है, ये जो होती है 3 ईयर तक कॉन्ट्रासेप्शन देती है, लेकिन यहाँ पर मेरिना ज़्यादा यूज़ होती है। तो मेरिना की बात करेंगे, वो जो है ना वो 5 ईयर तक की कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती है। ये वर्क कैसे करती है, ये हार्मोनल इफेक्ट एंडोमेट्रियम पे करवाती है, एंडोमेट्रियल की प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन निकलना है ना, प्रोजेस्टेरोन आपको पता है कि एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट नहीं होने देता, तो एक डायरेक्टली उसकी प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। दूसरा ये सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग भी नहीं होने देती, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने भी प्रोजेस्टेरोन, चाहे वो पिल हो, चाहे वो इंजेक्टेबल हो, चाहे वो इम्प्लांट हो, चाहे वो ये डिवाइस हो, ये सबकी सब सर्वाइकल म्यूकस को थिक करती हैं। तो एक वो वाला इसका एक्शन है। दूसरा ये डायरेक्टली हार्मोनल इफेक्ट देगी एंडोमेट्रियम पे और डायरेक्टली इनहिबिट करेगी उसकी प्रोलिफरेशन को। ये ओवुलेशन को प्रिवेंट नहीं करती, ओवुलेशन को प्रिवेंट जो है वो इंजेक्टेबल ही करते हैं, ये ओवुलेशन को प्रिवेंट नहीं करती, ठीक है। इसके साथ अनप्रिडिक्टेबल ब्लीडिंग हो सकती है स्टार्टिंग में बिल्कुल यूज़ करने के, और वो टाइम के साथ खुद ही इंप्रूव हो जाती है। इसके साथ जो पीरियड आहिस्ता आहिस्ता बहुत लाइटर हो जाते हैं, इवन एब्सेंट भी हो सकते हैं, इसीलिए इसको हम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। इसके जो साइड इफेक्ट रिपोर्ट किए गए हैं वो एक्नी है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, मूड डिस्टर्बेंसेस और हेडेक है, ठीक है। तो ब्रेस्ट टेंडरनेस, एक्नी, मूड डिस्टर्बेंसेस, मोस्ट नोटेबल नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव इसका बेनिफिट है वो रिड्यूस हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना कि मेंसेस को बहुत लाइट कर देती है और इवन ये उनको खत्म भी कर देती है, तो ये एचएमबी में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा इनको डिस्मेनोरिया को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने के लिए, एडिनोमायोसिस को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन का टॉपिक, यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का टॉपिक, जिनमें से एक डिवाइस अभी हम प्रोजेस्टेरोन में पढ़ भी चुके हैं। दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है, दूसरी लीवोनोर्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन होती है, जिसको मेरिना कहते हैं। जो कॉपर है पहले उसकी बात करते हैं। जो कॉपर है उसकी ड्यूरेशन होती है 3 से 10 ईयर्स तक की, ठीक है। वो डिवाइस पे डिपेंड करती है, 3 ईयर तक की भी है, 10 ईयर तक भी है। होता है इसमें एक प्लास्टिक का फ्रेम होता है, उसके ऊपर कॉपर की वायर होती है, यूजली स्टेम के अराउंड होती है, लेकिन आर्म्स के अराउंड भी हो सकती है। इसमें जो है जो दोनों की दोनों है, कॉपर वाली भी और लिवोनोर्जेस्ट्रल भी, इन दोनों के थ्रेड्स होते हैं जो सर्वाइकल कनाल में प्रोट्रूड कर रहे होते हैं, अपर वजाइना तक आ रहे होते हैं, और इनकी थ्रेड्स की मदद से हम इनको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। और ये थ्रेड जो है ये फीमेल को कहा जाता है कि उसने चेक करते रहना है, क्योंकि अगर ये डिस्प्लेस हो गई, अपनी जगह से हिलेगी या परफोरेट करेगी, तो फिर थ्रेड से पता चल जाएगा, क्योंकि थ्रेड्स फिर जो है ना वो फील नहीं होंगे।
एक इनका जो है वो दोनों का एक एक बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉपर इंटरल्यूटेन डिवाइस है उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो लिवो नॉर्जेस्टर है उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए तो यूज़ नहीं करते, लेकिन उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये दोनों का एक एक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर वाली को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए और लिवो नॉर्जेस्ट्रल को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए। अब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि इंटरल्यूटेन डिवाइसेज जो भी होंगी वो इन्फ्लेमेटरी एक्शन स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट, प्रोस्टाग्लैंडिन और डिफरेंट एंजाइम, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं। फ्लूइड का भी इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आगे ब्लीडिंग पैटर्न की वो बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया कि जो लिवो नॉर्जेस्ट्रल है ये तो ब्लीडिंग को बहुत कम कर देती है, लेस पेनफुल और लाइटर सी ब्लीडिंग। लेकिन जो कॉपर है वो क्या करती है, वो मोर पेनफुल और हैवियर ब्लीडिंग करवा सकती है, हैवियर मेंस्ट्रुअल साइकिल, हैवियर मेंस्ट्रुएशन करवा सकती है। इसीलिए अगर कोई कॉपर यूज़ करे ना डिवाइस के साथ, उसको एनसेड कहा जाता है कि आप एनसेड यूज़ कर लेना मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, जिससे पेन भी कम होगी, ब्लड लॉस भी कम होगा। और अगर ट्रांएक्सामिक है वो भी यूज़ किया जा सकता है कॉपर के साथ मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। अच्छा, और अगर फीमेल ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करे कॉपर के साथ, उसको बहुत हैवी और पेनफुल ब्लीडिंग है, तो फिर वो लिवो नॉर्जेस्ट्रल पर शिफ्ट भी हो सकती है। अब जो फीमेल जो है इंटर ट्वेंटी डिवाइस यूज़ करी, उसको ये बताना है कि ओवरऑल तो एक टॉपिक प्रेगनेंसी का रिस्क कम है, ओवरऑल रिस्क भी इंक्रीज होता है एक टॉपिक प्रेगनेंसी का इंटरव्यूटेंट डिवाइस के साथ। लेकिन अगर इंटरव्यूटेंट डिवाइस रखी हुई है उस दौरान कोई प्रेगनेंसी होगी तो वो फिर एक टॉपिक होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो वुमेन का आपने क्लियर कर देना है। फर्दर अब देखना है कि अगर इंटरव्यू डिवाइस के साथ प्रेगनेंसी होगी तो क्या होगा कि अगर वुमन प्रेग्नेंट होगी, इंटरव्यू डिवाइस थी और वो प्रेग्नेंट हो गई, अब फौरन से आपने उसका अल्ट्रासाउंड स्कैन करना है और ये देखना है कहीं ये प्रेगनेंसी एक टॉपिक तो नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर इंटरव्यू डिवाइस रखे हुए कोई प्रेगनेंसी होगी तो वो एक टॉपिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले ये रूल आउट करना है कि वो एक टॉपिक तो नहीं है, और फिर 12 रजिस्ट्रेशन वीक से पहले पहले उस इंटरव्यू डिवाइस को जो है वो रिमूव कर देना है। ठीक है, क्योंकि फिर मिसकैरेज का भी रिस्क ज़्यादा है और प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर यूट्रस में जो है वो इम्प्लांटेशन हो गई हुई तो आपने 12 वीक gestation तक उसको रिमूव कर देना है डिवाइस को। अब आगे कुछ ना इसके वो रिस्क बता रहे हैं इंटरव्यू डिवाइस के, इसके कुछ अपने स्पेसिफिक रिस्क है, वरना पहले हम जितनी भी ट्रीटमेंट यूज़ कर चुके हैं ना हार्मोनल मेथड, उनमें हमने देखा कि हेडेक और ब्लीडिंग इस तरह के रिस्क थे। लेकिन इसके कुछ अपने रिस्क हैं, वो है परफोरेट कर सकती है यूट्रस को, एक्सपल्जन इसकी हो सकती है, निकल सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, या मिसिंग थ्रेड में भी ये होगा ना कि यहाँ प्रेगनेंसी हो गई है इसलिए थ्रेड मिस से डिस्प्लेस हो गई है, या एक्सपल्जन हो गई है, परफोरेशन हो गई है। परफोरेशन की सबसे पहले बात करते हैं, जो परफोरेशन है वो एसच तो रेयर ही है, 1 in 1000 केसेस में होती है। लेकिन ये तब होती है अगर क्लिनिशियन जो इन एक्सपीरियंस सही से रखी नहीं है, या ब्रेस्ट फीडिंग है, या वुमेन जो है वो पोस्ट पार्टम अभी 6 मंथ हुए हैं, अब इसको थोड़ा टाइम हुआ है डिलीवरी को और उसने ये रखवा ली है, क्योंकि उस केस में जो है ना उन सब केसेस में जो यूट्रस है वो थोड़ी जो है ना वो आप समझ लें कि ससेप्टेबल हुई होती है, ससेप्टेबल टू परफोरेशन हुई होती है, तो इसीलिए वो इजीली परफोरेट कर जाती है। अब फीमेल को ना कैसे आएगी आपके पास, मिसिंग थ्रेड के साथ आएगी कि मुझे थ्रेड अब फील नहीं हो रहे, और साथ सवेर पेन की ना वो आपको बताएगी कि मुझे सवेर पेन हो रही है। आपने उसका यूट्रस का अल्ट्रासाउंड करना है तो आपको पता चल जाएगा कि यूट्रस में तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं पड़ी हुई। फिर उसका एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे तो आपको एब्डोमेन में इंट्रायूटेराइन डिवाइस नजर आ जाएगी। लैप्रोस्कोपी की मदद से ड्राइव करते हैं, लैप्रोस्कोपी की मदद से इसको पेल्विस से रिमूव करते हैं, और अगर कुछ ज्यादा सेवेरिटी हो और लैप्रोस्कोपी से रिमूव ना हो तो फिर आप लेप्रोटमी भी कर सकते हो। अब एक्सपल्जन की बात करते हैं, एक्सपल्जन जो 1 in 20 डिवाइसेज जो है ना वो फर्स्ट 3 मंथ में एक्सपल हो जाती है, एक्सपल्जन उनकी हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रिस्क कम हो जाता है। और वुमन को जो है ना एडवाइस करना है कि उसने रेगुलर सेल्फ चेक करने हैं, उसने थ्रिड्स को फील करते रहना है, जैसे मैंने पहले भी बताया थ्रिड्स को फील करते रहना है, क्योंकि बाजू का एक्सपीरियंस हो जाएगी वुमन को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और फिर जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्शन का फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद आ जाता है जी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का रिस्क जो है ओवरऑल रिस्क फर्स्ट 3 वीक्स में ज्यादा है, और रिस्क जो है वो तकरीबन उतना ही है जितना एक वुमन कॉन्ट्रासेप्शन यूज करी है उतना ही उसमें है रिस्क उसके बाद 3 वीक्स के बाद, और जो नहीं यूज करी उसमें भी उतना ही है, मतलब फिर रिस्क एक जैसा हो रहा था, लेकिन फर्स्ट 3 वीक्स में इसका रिस्क थोड़ा ज्यादा है। अब अगर फीमेल ट्वेंटी डिवाइस ने रखी हुई थी उसको इन्फेक्शन हो गया तो क्या करना है, अगर तो एसिम्टोमेटिक से इन्फेक्शन है और यूजुअली एसिम्टोमाइसिस से इन्फेक्शन करवाते हैं, अगर एसिम्टोमेटिक है तो फिर डिवाइस रिमूव करने की जरूरत नहीं है, बट अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर डिवाइस को रिमूव कर देना है और साथ पेंसिलिन बेस्ड उसको एंटीबायोटिक्स देने हैं। ठीक है, और अगर एसिम्टोमेटिक है फिर भी उसको एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, बट डिवाइस को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, और अगर वुमेन को आईयूडी उसने रखा हुआ था और उसको इन्फेक्शन हो गया तो उसको एसटीआई के लिए भी आपने स्क्रीन कर लेना है। आगे मिसिंग थ्रेड आ रहे थे, उसने कहा अगर मिसिंग थ्रेड हो फिर वुमेन आपके पास है 2 दिन हो गए मुझे थ्रेड फील नहीं हो रहे, तो वो या तो प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी टेस्ट उसका करना है, या एक्सपल्जन हो सकती है तो आपने उसका जो अल्ट्रासाउंड कर लेना है, या वो परफोरेशन हो सकती है तो फिर ये इन्वेस्टिगेशन करके आपने देख लेना है। और अगर प्रेगनेंसी टेस्ट आपने किया है और प्रेगनेंसी टेस्ट उसका नेगेटिव आया तो अब हमने उसको फौरन से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन दे देनी है, या कोई ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्शन दे देनी है। जब तक आप आईयूडी को कंफर्म करके वापस ना ले आओ यूट्रस में, आपने उसको कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, चले यहाँ तक जो था ये हमारा खत्म हो गया। आगे कुछ बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन है फिर परमानेंट है, तो इनको फिर हम ना नेक्स्ट वॉइस नोट में करते हैं।